नमस्कार साथियों, आज हम उत्तराखंड परीक्षावाणी अध्याय 1 ऐतिहासिक संक्षिप्ति को देखेंगे। यमुना तट कालसी, अलकनंदा तट श्रीनगर, खुटानी नाला व पश्चिमी रामगंगा घाटी से मिलते हैं निम्न पुरापाषाणकालीन साक्ष्य। उसके बाद अलकनंदा तट श्रीनगर से मिलते हैं मध्य पुरापाषाणकालीन साक्ष्य। उसके बाद जसकोट के पास मिलते हैं मध्य पाषाणकालीन उपकरण। और राज्य में सर्वप्रथम डॉक्टर MP जोशी द्वारा लाखू शैलाश्रय की खोज 1968 में की गई और लाखू, लोयथाप, फरदानौली, फलसीमा, पैरशाल आदि शैलाश्रय जो स्थित है वो अल्मोड़ा जिले में है। और ग्वारखिया गुफा, किमनी गांव आदि शैलाश्रय पूरा स्थल जो स्थित है वो चमोली जिले में स्थित है। 8 ताम्र मानव आकृतियां जो मिली है वो बनकोट पिथौरागढ़ से मिली है और 5 ताम्र मानव आकृतियां नैनी पातल पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई है। किस पुरास्थल से लोहे के उपकरण, कांसे का कटोरा, मानव कंकाल के और सोने का मुखौटा खोजा गया है? तो मलारी गांव चमोली से जो है कांसे का कटोरा, मानव के कंकाल और लोहे के उपकरण खोजे गए हैं। और उत्तराखंड के आदि इतिहास का जो प्रमुख स्रोत है वो पौराणिक ग्रंथ है। और वेदव्यास जी ने जो 6 लाख संहिताओं की रचना की है वो बद्रिकाश्रम में की है। और उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का जो प्रथम उल्लेख किस धार्मिक ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में जो है उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है उसका प्रथम उल्लेख मिलता है। और वेदों में गढ़वाल क्षेत्र के लिए कहा जाता है हेमवंत, देवभूमि, मनीषियों की भूमि या पूर्ण भूमि जो है गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता है वेदों में। उसके बाद है किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र की सर्वाधिक चर्चा, इसमें किस क्षेत्र को नाम दिया गया है? मानसखंड और केदारखंड। स्कंद पुराण में जो है जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र है वो 2 भागों में मानसखंड और केदारखंड में बांटा गया है। हरिद्वार माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड या गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है। उसके बाद स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को मानसखंड या कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। पुराणों में मानसखंड और केदारखंड के संयुक्त क्षेत्र को उत्तरखंड या ब्रह्मपुर या खसदेश कहा गया है। महाभारत काल में गढ़वाल क्षेत्र को जाना जाता है उत्तर कुरु नाम से। और पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए प्रयुक्त हेमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है पाली भाषा में बौद्ध साहित्यों द्वारा। उसके बाद पूर्वोत्तर काल में गढ़वाल क्षेत्र को कहा जाता था केदार मंडल, बद्रिका क्षेत्र, तपोभूमि व खस मंडल आदि। मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का जो निवास स्थान है और धनाधिपति कुबेर की राजधानी अलकापुरी यहाँ उत्तराखंड में ही है। प्राचीन ग्रंथों में अलकनंदा उद्गम से बद्रिकाश्रम के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है अलकापुरी। और भगवान राम ने अपने अंतिम समय में किस स्थान पर तपस्या की थी? तो देवप्रयाग में की थी। और बाणासुर की जो राजधानी है वो ज्योतिषपुर में है। अपने अंतिम समय में लक्ष्मण जी ने कहाँ तपस्या की थी? तो तपोवन टिहरी गढ़वाल में। उसके बाद केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा जाता है भृंगतुंग। और महाभारत के किस पर्व में लोमश ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन है? तो महाभारत के वन पर्व में इसका वर्णन है। और महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर में थी। और प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में कौन से 2 विद्यापीठ थे? तो वो थे बद्रिकाश्रम और कर्णाश्रम। उसके बाद दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कर्णाश्रम जो पौड़ी में स्थित है। जिसके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उसी सम्राट भरत का जन्म हुआ कर्णाश्रम पौड़ी में। कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कर्णाश्रम में की। और जो कर्णाश्रम है वो मालिनी नदी के तट पर स्थित है। प्राचीन काल में गढ़वाल क्षेत्र में खस जातियाँ, जिन्हें आर्य भी कहा जाता था, उनकी प्रधानता थी। इनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अधिक हुआ। गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा नगर है जिसको गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो वो कोटद्वार है। पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था मानसखंड। उसके बाद पौराणिक काल के बाद कुमाऊं क्षेत्र के लिए प्रयुक्त नाम जो हुए वो है कुर्माचल, कूर्मप्रस्थ, कूर्मपृष्ठ, कूर्मगिरी, कुमुगढ़ आदि कहा जाता है। कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख मिलता है। उसके बाद किस ग्रंथ में इस क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, तंग, कुलिंद, खस आदि जातियों का निवास स्थान मिलता है? तो महाभारत में। उसके बाद किस पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास स्थान मिलता है? तो वो मिलता है ब्रह्म एवं वायु पुराण में। उसके बाद अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर किसके निवास की पुष्टि करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यक्षों की जो पुष्टि करता है अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर। उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में स्थित अनेक नाग मंदिर वो पुष्टि करते हैं नागों के निवास की। उसके बाद सबसे प्रसिद्ध नाग मंदिर बेनाग या बेनीनाग जो पिथौरागढ़ में स्थित है। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ खसों के समय सबसे अधिक। उसके बाद ऐतिहासिक काल की बात करें तो कालसी, लाखा मंडल, सिरोली मंडल व माणा आदि जगहों से शिलालेख मिले हैं।
कल्यूर घाटी से अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं मिली है, जो कुल 54 मुद्राएं मिली है कल्यूर घाटी अल्मोड़ा से। उसके बाद अल्मोड़ा की जो मुद्राओं पर जिन कुलीन शासकों का नाम मिला है वो है आसेक, गोमित्र, हरदंत, शिवदत्त आदि। देहरादून के कालसी से 257 ईसा पूर्व का एक प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मी लिपि का एक शिलालेख मिला है जो अशोककालीन माना जाता है। और लाखामंडल से प्राप्त शिलालेख राजकुमारी ऐश्वर्या का शिलालेख है। उसके बाद त्रिशूल लेख जो प्राप्त हुआ है वो गोपेश्वर व बाड़ाहाट से प्राप्त हुआ है। उसके बाद पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत व बैजनाथ से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिलते हैं, तो कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र मिलते हैं। उसके बाद उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति जो है वो कुणिंद शासक है। उसके बाद कुणिंद वंश का सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो अमोघ मूर्ति भी मिलता है और अमोघ भूति भी मिलता है। पहली शती ईसा पूर्व में अमोघ मूर्ति की मृत्यु के बाद कुणिंद के कुछ क्षेत्रों पर इसका अधिकार हो जाता है। तो शकों का कुणिंद वंश के बाद शकों का निवास और शकों का आधिपत्य देखने को मिलता है। शकों के बाद राज्य के तराई क्षेत्रों पर किसका अधिकार होता है, तो कुषाणों का। तो शकों के बाद कुषाणों का जो तराई क्षेत्र पर आधिपत्य देखने को मिलता है। और छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में किसने उत्तराखंड पर अधिकार किया, तो कन्नौज के मोखरियों ने छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरियों ने शासन किया। मोखरियों के बाद उत्तराखंड पर किस भारी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, तो हर्ष की जो उत्तराखंड पर भारी राजवंश की सत्ता स्थापित हुई मोखरी वंश के बाद। और हर्ष के समय हैंसांग ने उत्तराखंड की यात्रा की थी। उसने इस क्षेत्र को पो ली ही मो पू लो यानी ब्रह्मपुर कहा था। उसके बाद हैंसांग ने हरिद्वार को क्या कहा था और उसका क्षेत्र कितना बताया था, तो हैंसांग ने हरिद्वार को मयूरपुर कहा था और इसका क्षेत्र 20 ली बताया था। उत्तराखंड के किस राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, तो कार्तिकेयपुर राजवंश या कत्यूरी राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम राजवंश माना जाता है। और कार्तिकेयपुर राजवंश के जो अभिलेख मिले हैं उनकी जो लिपि थी वो कुटिला लिपि मानी जाती है। 700 ईस्वी से लगभग 1050 ईस्वी तक शासक करने वाले कार्तिकेयपुर राजवंश की पहले 300 वर्षों तक राजधानी चमोली के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर रही। उसके बाद बागेश्वर जिले में स्थित गरुड़ बैजनाथ घाटी में इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की। अगला जो पॉइंट है वो है कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम परिवार यानी वंश का जो प्रथम राजा था वो बसंत देव माना जाता है। बसंत देव के बाद कार्तिकेयपुर राजवंश पर किस परिवार या वंश की सत्ता स्थापित हुई, तो बसंत देव के बाद खरपर देव वंश की स्थापना होती है। और खरपर वंश के बाद कार्तिकेयपुर में किस वंश की सत्ता स्थापित होती है, तो निम्बर वंश की स्थापना, पहले बसंत देव फिर खरपर देव फिर निम्बर वंश की स्थापना होती है। और जो निम्बर किस मत का अनुयायी था, तो वो शैव मत का अनुयायी था। निम्बर वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा। देखिए 2 क्वेश्चन है, किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का सर्वप्रथम प्रयास किया, तो वो निम्बर पुत्र इष्ट गणदेव था। और जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा वो अजयपाल थे। ठीक है, 37वें शासक कुंवर वंश के। तो ये भी एक क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। और जागेश्वर के किस शासक ने नवदुर्गा, महिषामंदिनी और लकुशील तथा नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया, तो इष्ट गणदेव ने नटराज आदि मंदिरों का निर्माण करवाया। और पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिकलंग पंग में मग्न धरती के उद्धार के लिए 12 अवतार बताया गया, तो 12 अवतार जो है इष्टगण के जो पुत्र है ललित सूर्यदेव को कहा गया 12 अवतार। और बैजनाथ में मंदिरों का निर्माण करवाया ललित सूर्यदेव के पुत्र भूदेव ने। और कार्तिकेयपुर राजाओं की राजधानी जो है, कार्तिकेयपुर राजाओं की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। और आदि गुरु शंकराचार्य का उत्तराखंड में जो वो आए वो कार्तिकेयपुर शासकों के समय ही उत्तराखंड में आए थे। और आदि गुरु शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में अपने शरीर का त्याग केदारनाथ में किया था। चंद्रवंश की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र पर कत्यूरियों के बाद कुमाऊं क्षेत्र में कत्यूरियों के बाद किसके नेतृत्व में 1025 ईस्वी के आसपास चंद राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, तो सोमचंद्र ने चंद्रवंश की स्थापना की। और चंद्रवंश ने किस शासक ने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया, तो चंद्रवंश के एक राजा थे जिन्होंने रेशम वस्त्र का उत्पादन शुरू किया, वे थे चंद्रवंश के चौथे शासक जिनका नाम इंद्रचंद था। उसके बाद 10वीं शताब्दी के अंतिम चरण में 1562 ईस्वी तक चंदों की जो राजधानी थी वो चंपावत थी। उसके बाद 1563 ईस्वी में चंद्रवंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई, तो बलदेव या बालो कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से जो है अल्मोड़ा स्थानांतरित की 1563 ईसा पूर्व ईस्वी में। कुछ समय तक चंदवंश जो राजाओं की जो राजधानी है वो पाली पछाओ जो अल्मोड़ा में पड़ता है पाली पछाओ में भी रही। तो अल्मोड़ा के पाली पछाओ में भी चंदवंश की राजधानी कुछ समय तक रही। उसके बाद नेपाल के अशोकचल नामक शासक ने आक्रमण कर कुमाऊं को अपने अधीन किया 1191 में। ठीक है, इसका हमें एक शिलालेख भी मिलता है। उसके बाद दिल्ली सुल्तान फिरोज शाह के दरबार में सर्वप्रथम किसने भेंट चढ़ाया और गरुड़ उपाधि धारण की, तो ज्ञानचंद जो है फिरोज शाह तुगलक के समय उनके दरबार में गया और गरुड़ ज्ञानचंद की उपाधि धारण की। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे
श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। तो ज्ञानचंद को जो है मझेड़ा ताम्रपंत्र में श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। उसके बाद नेपाली चल नामंत शासकों पर आक्रमण व परास्त कर उनकी अधीनता से कुमाऊं को मुक्त कराया भारती चंद ने। तो भारती चंद ऐसा पहला शासक था जिसने नेपाल शासकों से अपने राज्य को मुक्त कराया। उसके बाद कुमाऊं के इतिहास में किसके पवाड़े विशेष प्रसिद्ध है? तो भारती चंद के जो पवाड़े हैं वो विशेष प्रसिद्ध है। वो इसलिए ही प्रसिद्ध है क्योंकि उसने अपने राज्य कुमाऊं क्षेत्र को मुक्त कराया था नेपाली चल शासकों से। किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। जो अकबर का जो समकालीन जो चंद शासक था वो रुद्रचंद 1565 से 1597 ईस्वी तक ये शासक रहा। रुद्रचंद अकबर का समकालीन था, पूछा जा सकता है। कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने हेतु धर्म निर्णय पुस्तक किसने लिखवाई? तो रुद्रचंद ने रुद्रचंद ने धर्म निर्णय नामक पुस्तक लिखाई और ये अकबर का समकालीन था। अल्मोड़ा शहर, अगला जो सवाल है, अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया? तो ये भी रुद्रचंद ने ही करवाया। और वर्तमान रुद्रपुर नगर किस चंद शासक ने बसाया? तो ये भी रुद्रचंद ने ही बताया। रुद्रचंद से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि ये अकबर का समकालीन था और इसने धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाई और इसने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण कराया और इसने रुद्रपुर नगर की भी स्थापना की। और जो चंद राजाओं का जो राज चिन्ह होता था वो गाय होता था, राज चिन्ह। और चंदों और मुगलों का जो संबंध के बारे में जो जानकारी मिलती है वो शाहनामा और जहांगीरनामा से पता चलता है कि चंदों और मुगलों के बीच अच्छे संबंध थे। कुमाऊं में चंद शासक का अंत कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं ने कुमाऊं में चंद शासकों का जो है अंत किया। और चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो महेंद्र चंद था। और चंद राजाओं के समय जो सिक्का, टकसाल व ताम्र उद्योग का जो केंद्र था वो अल्मोड़ा था। उसके बाद कुमाऊं क्षेत्र में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली चंद राजाओं द्वारा ही शुरू की गई और स्याणों की जो व्यवस्था है वो चंद और सोमचंद द्वारा ही की गई थी। अल्मोड़ा के पलटन बाजार स्थित लाल मंडी किले, जिसको फोर्ट मोइला अंग्रेजों ने नाम दिया बाद में, इसका जो निर्माण है वो कल्याण चंद ने किया। और अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा जिले का निर्माण राजा भीष्मचंद ने किया। बाणासुर किला जो स्थित है वो चंपावत के लोहा घाट देवीधुरा मार्ग पर है बाणासुर का किला। बात करें परमार वंश की या पोंआर वंश की, तो इसमें कुल जो है 60 शासक हुए। देखिए परीक्षावाणी में तो 688 ईस्वी से इसका शासनकाल बताया गया है, लेकिन कई अलग पुस्तकों में जो है 888 ईस्वी भी कहा जाता है। तो हम इसी अभी फिलहाल अगर परीक्षावाणी पढ़ रहे हैं तो हम इसको लेकर चल रहे हैं कि चांदपुरगढ़ में 688 ईस्वी में गढ़ी राजा सोनपाल के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी, जो कि था गुर्जर देश का, ठीक है, गुर्जर देश का ये था। और गढ़वाल में परमार वंश की जो गढ़वाल में परमार वंश का शासक 688 से 1949 ईस्वी तक रहा। इस बीच इसमें कुल 60 शासक हुए। गढ़वाल क्षेत्र के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य की स्थापना की 37वें परमार शासक अजयपाल ने। और परमार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से हटाकर 1358 ईस्वी में श्रीनगर में स्थापित की? तो उनका नाम अजयपाल, 37वें शासक अजयपाल था। अजयपाल किस पंथ का अनुयायी था? तो ये गोरखनाथ पंथ का अनुयायी था अजयपाल। और परमार नरेश अजयपाल ने कहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया और कुलदेवी राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की? तो देवलगढ़ में अजयपाल ने राजराजेश्वरी की प्रतिष्ठा की। सम्राट अकबर के समकालीन परमार शासक कौन था? तो 42वें शासक सहजपाल, 42वें शासक थे सहजपाल। ये सम्राट अकबर के समकालीन थे। और सर्वप्रथम किस परमार शासक ने नामांत में शाह की उपाधि धारण की? तो 43वें शासक बलभद्र शाह ने शाह की उपाधि धारण की। बलभद्र शाह ने पूर्व केवल एक परमार शासक के नामांत में पाल के बजाय शाह की उपाधि ली। तो बलभद्र शाह से पहले भी एक शासक थे जिन्होंने शाह की उपाधि धारण की, इनका नाम था 38वें शासक कल्याण शाह। उसके बाद किस मुगल शासक के सैनिक का गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान गढ़वाल राज्य की संरक्षिका व पृथ्वीपति शाह की मां महारानी कर्णावती ने उन्हें पकड़वाकर उनके नाक कटवा दिए? तो शाहजहां की सेना थी। महारानी कर्णावती को जाना जाता है नाक काटने वाली रानी के नाम से। और देहरादून में राजपुर जो रोड है, राजपुर में नहर का निर्माण करवाया रानी कर्णावती ने। और किस परमार शासक ने मुगल दाराशिकों के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया? तो पृथ्वीपति शाह ने मुगल शहजादा या दाराशिकों के जो पुत्र थे सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया। और किस परमार शासक की उपाधि गर्वभंजक थी? तो महीपति शाह की जो उपाधि वो गर्वभंजक थी। और किस परमार शासक के दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न थे? तो फतेह शाह के दरबार में नवरत्न थे अकबर की तरह। और गढ़वाल पर गोरखों का प्रथम आक्रमण 1791 में हुआ और इस आक्रमण में वे पराजित हुए। गोरखाओं को गढ़वाल पर 1803 ईस्वी में राजा प्रद्युम्न शाह के शासनकाल में किसके नेतृत्व में विजय मिली? तो गोरखाओं को जो विजय मिली वो मिली अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौतेरिया के नेतृत्व में। गोरखा और गढ़वाल नरेश प्रद्युम्न शाह के बीच देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? तो 14 मई 1804 ईस्वी में अंतिम युद्ध लड़ा गया देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में, ठीक है। और कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का जो शासन रहा वो रहा, कुमाऊं में रहा 25 वर्ष और गढ़वाल में रहा 10 साढ़े 10 साल, ठीक है, 10 साल 5 महीने, 10 साल 6 महीने। गोरखाओं का शासन
गोरखाओं का शासन नागरिक के बजाय फौजी था। दास्ता, बेगार व अन्यायपूर्ण कर प्रणाली इसके शोषण के आधार थे। नेपाल राजा रण बहादुर शाह के प्रतिनिधि के रूप में गढ़वाल व कुमाऊं पर शासन करता था सुब्बा या सूबेदार। ठीक है। किस गढ़वाल नरेश की मांग पर गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखाओं को गढ़वाल में पराजित कराया? तो सुदर्शन शाह के परामर्श पर, सुदर्शन शाह की मांग पर जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अंग्रेजी सेना भेजकर गोरखाओं को पराजित किया। और उसके बाद जो है गढ़वाल को मुक्त कराने के बाद अंग्रेजों ने मई 1815 तक कुमाऊं को भी, ठीक है, गोरखाओं से जीत लिया। और 2 सितंबर 1815 को अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच वह कौन सी संधि हुई जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया? तो संगोली की संधि हुई, ठीक है, जिसके तहत गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल को अंग्रेजों को सौंप दिया। वह कौन सी सरकार थी जो संगोली की संधि को स्वीकार न करने के कारण फरवरी 1816 में अंग्रेजों के आक्रमण का शिकार बनी और हारने के बाद 4 मार्च 1816 में संधि को स्वीकार करती है? वह थी नेपाल की सरकार। ठीक है। गोरखाओं को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से गढ़वाल का कितना भाग मांगा था? तो पूर्व का जो भाग है, पूर्व का पूरा आधा भाग जो है अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह से मांग लिया था। ठीक है। गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर 1815 में टिहरी में स्थापित कर दी। उसके बाद टिहरी रियासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखने के लिए अंग्रेजों व सुदर्शन शाह के मध्य जो संधि हुई वो 4 मार्च 1820 में हुई। ठीक है। टिहरी में पुराना दरबार नामक राजप्रसाद का जो निर्माण कराया सुदर्शन शाह ने। उसके बाद कुमाऊं के कमिश्नर को टिहरी रियासत में अंग्रेजों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बनाया गया 1842 में सुदर्शन शाह द्वारा चरित्र ग्रंथ, इन्होंने ग्रंथ लिखा सभासार। ठीक है। सभासार नामक एक ग्रंथ लिखा जिसके जो 7 भागों में विभाजित था। सुदर्शन शाह के मृत्यु के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह ने राज किया 1859 से लेकर 1871 तक। उसके बाद भवानी शाह के बाद प्रताप शाह ने शासन किया 1871 से 1886। गढ़वाल नरेश बने जिन्होंने टिहरी में शुरू कराई अंग्रेजी शिक्षा। ये भी एक क्वेश्चन है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा जो प्रारंभ की वो प्रताप शाह के द्वारा प्रारंभ की गई। प्रताप शाह के बड़े पुत्र कीर्ति शाह ये राजा बने 1886 से 1931 तक। और इन्होंने जो है 11 साल तक महारानी गुलेरिया के संरक्षण में राज किया। उसके बाद कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने 1898 में कैंपोनियन ऑफ इंडिया, 1901 में इन्होंने उपाधि दी नाइट कमांडर उपाधि। तो 2 उपाधियां इन्हें दी गई। एक तो दी गई पहले 1898 में कैंपोनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि दी गई कीर्ति शाह को अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। कीर्ति शाह ने टिहरी में नया दरबार नामक एक सभा प्रसाद का निर्माण कराया जो 1881 में करवाया। टिहरी में वेट संस्कृत पाठशाला, गांव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, टिहरी नगर में बिजली की व्यवस्था, टिहरी में नगर पालिका की स्थापना, टिहरी में कृषि बैंक की स्थापना, टिहरी में प्रेस की स्थापना, हिंदी टाइपराइटर का आविष्कार व टिहरी में वैधशाला की स्थापना आदि 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 कीर्ति शाह के द्वारा कराई गई। और कीर्ति शाह के मृत्यु के बाद 1913 में टिहरी रियासत के जो राजा बने वो नरेंद्र शाह बने। और नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया 1925 में। और नरेंद्र नगर को मैदान से जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण भी कराया और अनेक विद्यालयों की स्थापना की, अस्पतालों का आधुनिकीकरण कराया और वन विभाग का आधुनिकीकरण करवाया नरेंद्र शाह ने। अंग्रेजों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल और KCSI आदि उपाधि दी गई नरेंद्र शाह को। ठीक है। और जो रवाई कांड हुआ था 30 मई 1930 व श्रीदेव सुमन का जो बलिदान हुआ 25 जुलाई 1944 को, ये दोनों घटनाएं नरेंद्र शाह के समय हुई। और नरेंद्र शाह के बाद 25 अक्टूबर 1946 को अंतिम राजा मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक हुआ। और फरवरी 1948 में गठित अंतरिम सरकार के प्रजामंडल के 4 सदस्यों का मनोनयन 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का भारत में विलय की घटना हुई मानवेंद्र शाह के समय। ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश गढ़वाल की अगर बात करें तो टिहरी रियासत को छोड़कर शेष भाग को अंग्रेजों ने एक गैर विनियमित क्षेत्र के रूप में शासित करने के लिए एक व्यवस्था का एक निर्माण किया जिसको कमिश्नरी प्रणाली कहा जाता था। और मई 1815 में स्वतंत्रता के समय मई 1815 से स्वतंत्रता के समय तक ब्रिटिश गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नरी के कुल अंग्रेज कमिश्नर जो है 23, ठीक है, टोटल 23 कमिश्नर हुए। और कुमाऊं का जो पहला जो कमिश्नर था और जिसका कार्यकाल लगभग 9 महीने रहा, जिसके सहायक जो थे वो जॉर्ज विलियम ट्रेल थे। उनका जो नाम था पहले कमिश्नर का एडवर्ड गार्डन। 1815 से 1816 तक ये कमिश्नर रहे। कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर भी इनको कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और 1815 में अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा की जो शुरुआत व पहला 1 साला भूमि बंदोबस्त जो करवाया वो एडवर्ड गार्डन के समय ही हुआ था। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला डाक सेवा और पहला जो भूमि बंदोबस्त हुआ वो एडवर्ड गार्डन के समय ही हुआ था 1815 में। और कुमाऊं का दूसरा कमिश्नर, पहला जो वास्तविक कमिश्नर जिसको असल कमिश्नर भी कहा जाता था, वो जो गद्दी पर जो बैठे वो 1816 में पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा, मतलब इन्होंने देखिए डाक सेवा तो जो शुरुआत जो एडवर्ड गार्डन ने की, लेकिन पूरे कमिश्नरी में डाक सेवा का जो प्रचलन किया वो
जॉर्ज विलियम ट्रेल ने किया और इन्होंने ही 1816 में अल्मोड़ा में जेल की स्थापना की और 1816 में दूसरा भूमि बंदोबस्त करवाया और 1817 में तीसरा भूमि बंदोबस्त करवाया और 1819 में पटवारी का सृजन भी इन्होंने किया और 1820 में चौथा भूमि बंदोबस्त जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ही किया और 1821 में इन्होंने पौड़ी में जेल की स्थापना की और 1822 में इन्होंने जो है आबकारी विभाग की स्थापना की और 1823 में कुमाऊं कमिश्नरी का जो 26 परगनों का विभाजन किया। 1823 में पांचवा भूमि बंदोबस्त जॉर्ज विलियम ट्रेल ने ही करवाया और 1829 में छठा भूमि बंदोबस्त और 1833 में सातवां भूमि बंदोबस्त कुमाऊं कमिश्नरी का जो सीमांकन हल्द्वानी व नगरीकरण की शुरुआत तथा सड़कों और पुलों का जो निर्माण करवाया वो जॉर्ज विलियम ट्रेल। इनका जो कार्यकाल था वो 1816 से 1835 तक रहा और इनको ही जो है पहला और वास्तविक कमिश्नर कहा जाता है कुमाऊं का। ठीक है, किसके शासनकाल में देखिए पहले तो एडवर्ड गार्डनर कमिश्नर थे, लेकिन वास्तविक जो कमिश्नर है वो सर विलियम ट्रेल को कहा जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो किसके शासनकाल के बारे में ना वकील ना दलील ना अपील उक्ति प्रचलित हुई, तो जो जॉर्ज विलियम ट्रेल के समय ही ये उक्ति प्रचलित हुई थी। ठीक है, कुमाऊं का तीसरा कमिश्नर जिसका समय 1837 अल्मोड़ा में कुमाऊं के प्रथम थाने की इन्होंने स्थापना की, जिनका नाम जॉर्ज गोबान। इनका जो कार्यकाल था 1836 से लेकर 1839 तक रहा जॉर्ज गोबान का और इन्होंने कुमाऊं में प्रथम थाना की स्थापना की थी 1837 में। उसके बाद कुमाऊं के चौथे कमिश्नर जो नैनीताल में अपने मृत्यु पर्यंत इस पद पर रहा, मतलब इन्होंने जब तक इनकी मृत्यु नहीं वो अपने पद पर रहे, जिनका काल 1839 या 40 में कुमाऊं कमिश्नरी मुख्यालय, इन्होंने जो कुमाऊं जो कमिश्नरी का जो मुख्यालय है वो श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया और 1840 में पौड़ी जिले का गठन किया। नैनीताल का एक नगर के रूप में इन्होंने विकास किया और 1843 में नैनीताल में थाने की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, इनका जो नाम था वो जॉर्ज टॉमस लुशिंगटन था और इन्होंने ही खैरना नैनीताल मार्ग का भी निर्माण कराया, गोमती पुल का इन्होंने निर्माण कराया और सहयोगी जो इनके थे हेलिट वेटन इनके जो सहयोगी थे और 1840 में इन्होंने आठवां भूमि बंदोबस्त, तो आठवां भूमि बंदोबस्त किसके समय हुआ था? जॉर्ज टॉमस लुशिंगटन। इनका जो कार्यकाल था वो 1839 से 1847 तक इनका कार्यकाल रहा। उसके बाद जो कुमाऊं का जो पांचवा कमिश्नर हुआ, जिनके काल में प्रशिक्षित पटवारियों की नियुक्ति की शुरुआत हुई, अस्पतालों की शुरुआत, शिक्षा का प्रसार हुआ, श्रीनगर में जो 1853 में सस्पेंशन पुल का जो निर्माण हुआ और कमिश्नरी मुख्यालय जो है 1854-55 में जो है नैनीताल लाया गया और नैनीताल का एक पर्यटन नगर के रूप में जो विकसित किया गया वो किया हेलिट बैटन। इनका कार्यकाल है 1848 से 1856 तक। ठीक है, उसके बाद जो छठे कमिश्नर आते हैं इनका नाम है हेनरी रेम्जे। इनका जो कार्यकाल है 1856 से 1884 रहा और ये छठवें कमिश्नर थे, जिनके काल में अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना हुई, नहरों का विस्तार हुआ, तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में खोला गया। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए प्रथम प्रयास और पृथक वन विभाग का गठन किया गया और कुमाऊं में आलू की खेती की शुरुआत और नौवा भूमि बंदोबस्त जो 1863 से 73 तक पहली बार वैज्ञानिक पद्धति की शुरुआत की गई। यह दूसरा 20 शाला था और इस भूमि बंदोबस्त को जो है इनका इसका उपनाम भी कह सकते हैं विकेट बंदोबस्त इसको कहा जाता है और ये जो है नौवा भूमि बंदोबस्त था 1863 से 73। बंदोबस्त जो है हेनरी रेम्जे ने काठगोदाम तक रेल मार्ग का जो निर्माण है 1884 में रामनगर की इन्होंने स्थापना की। नैनीताल का स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकास किया। अल्मोड़ा में रेम्जे कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, हेनरी रेम्जे वह कमिश्नर जो पहाड़ी भाषा जानता था। स्थानीय लोग उसे रामजी साहब व अंग्रेज लोग उन्हें कुमाऊं का राजा कहते थे और अपने रहने के लिए अल्मोड़ा, विंसर, रामनगर तथा तराई में मकान बनवाया। उनका नाम था हेनरी रेम्जे। वह सबसे लोकप्रिय कमिश्नर जिसका कार्यकाल 28 वर्ष या सर्वाधिक रहा, जो बेताज बादशाह के रूप में प्रसिद्ध था और जिसके काल को ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल कहा जाता है, उनका नाम हेनरी रेम्जे था। कुमाऊं के जो सातवें कमिश्नर थे वो फिशर 1884 से 85 एक साल तक ये कमिश्नर रहे और सातवें कमिश्नर इनका नाम फिशर था। ठीक है, आठवें कमिश्नर H.C. रॉस थे। ठीक है, ये रहे 1885 से 87 H.C. रॉस। उसके बाद जो नौवें कमिश्नर जिनके समय हाथियों के लिए लाइसेंस नीति लागू हुई वो थे J.R. रीड। ये 1887 से 1889 तक ये कमिश्नर रहे। उसके बाद जो 10वें कमिश्नर हुए जिनके समय में 1891 में अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का गठन हुआ, अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों का जो गठन हुआ वो G.E. अस्कीन 1890 से 1892 तक ये कमिश्नर रहे। उसके बाद 15वें जो कमिश्नर रहे जिनके समय में 1908 में कुली एजेंसी का गठन हुआ और 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना की गई। तो कुली एजेंसी 1908 और 1909 में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना जो हुई वो हुई J.E. कैंपबेल के समय। इनका जो शासनकाल था वो था 1905 से 1914।
कुमाऊं के 16वें कमिश्नर, जिनके समय में 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवन कमेटी का गठन किया गया और 1917 में पहला वाटर रूल्स और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत और 1923 में कुली एजेंसी का समापन हुआ, वो थे पर्सी विडम। इनका जो कार्यकाल था 1914 से 1924 था। तो ये इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो थी, जैसे 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवन कमेटी का गठन हुआ, 1917 में पहला वाटर रूल आया और 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ और 1923 में कुली एजेंसी का समापन हुआ था। ठीक है, पर्सी विडम के कार्यकाल में। उसके बाद जो 17वें कमिश्नर थे, जिनके समय में 1928 में 11वां और अंतिम, ठीक है, जो भूमि बंदोबस्त हुआ वो थे एनसी टिप्स 1925 से 1931। उसके बाद जो 18वें कमिश्नर थे, जिनके समय 1931 में वन पंचायतों का गठन हुआ, वो थे एलएम स्टम्प्स। इनका जो कार्यकाल था 1931 से 1933 था। और 23वें जो कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू फिनले 1943 से 1947। और स्वतंत्र भारत में कुमाऊं के पहले और पूर्व क्रम में 24वें जो कमिश्नर थे वो के एल मेहता 1947 से 1948 कमिश्नर रहे। आज के लिए बस इतना ही।